गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्गत हम देखते हैं, पहले हमने देखा सबसे पहले ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, उसके बाद हमने देखा द्रव की विशिष्ट ऊष्मा। अब हम देखते हैं गैस की विशिष्ट ऊष्मा। गैस, यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम किसी पदार्थ, अब वो पदार्थ कैसा होना चाहिए, गैसीय पदार्थ, तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को यदि हम गर्म करते हैं, 1 ग्राम द्रव्यमान में यदि हम एक गैस लेते हैं और उसको यदि हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसका टेम्परेचर पहले से कितना बढ़ेगा, 1 अंश सेंटीग्रेड। हम ये मान के चलते हैं कि उसका टेम्परेचर पहले से कितना बढ़ जाएगा, 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ता है। तो 1 अंश सेंटीग्रेड जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उस समय जितनी आवश्यक ऊष्मा होगी, जितनी ऊष्मा आवश्यक होती है, उस आवश्यक ऊष्मा को हम गैसों की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर हम जो पदार्थ लिए वो किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। अब गैसीय अवस्था में जो पदार्थ हमने लिया है उसको हम 1 ग्राम लेते हैं। अब उस 1 ग्राम द्रव्यमान जो हम पदार्थ लिए, हो सकता है उसका टेम्परेचर पहले 0 अंश सेंटीग्रेड हो, अब उसका टेम्परेचर हमको कितना लाना है, 1 अंश सेंटीग्रेड, मतलब उसका जो पहले के टेम्परेचर को अब हमको 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो इस समय जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हमको पड़ती है या जितनी आवश्यक ऊष्मा वहां पर लगेगी, उस आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहेंगे, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करता है स्थिर आयतन पर और दूसरा निर्भर करेगा स्थिर दाब पर। ये दोनों यदि स्थिर हैं, उस समय स्थिर आयतन और स्थिर दाब दोनों यदि स्थिर है, तो उस समय हम गैसों की विशिष्ट ऊष्मा निकाल सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं Cp व Cv में संबंध। तो Cp या Cv में संबंध कहने का मतलब होता है मेयर का सूत्र। इसका दो नाम है, या तो हम इसको Cp और Cv के बीच संबंध बताएं या फिर हम इसको कहें मेयर का सूत्र। अब यहाँ पर Cp का मतलब होता, P का मतलब होता है दाब, प्रेशर, और C का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब एक नियत दाब या नियत प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर हो गया, और उसी प्रकार ये V का मतलब होता है वॉल्यूम, मतलब होता है आयतन। तो समान दाब और समान आयतन, इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैसों के स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर, स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर, यहाँ पर क्योंकि हमको स्टार्टिंग में ही हमको रिलेशन दाब भी स्थिर और आयतन दोनों को स्थिर रख के हमको संबंध निकालना है, इसलिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, Cp व Cv होगी। इसलिए जो समान दाब और समान ताप पर इनका रिलेशन हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और इस संबंध को हम कहेंगे मेयर का सूत्र। तो हमको ये संबंध लाना है, इसलिए हम इसकी सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए सबसे पहले हम लेते हैं स्थिर आयतन पर।
कि आयतन क्या है, स्थिर है। तो स्थिर आयतन पर गैस के 1 मोल द्रव्यमान को, स्थिर आयतन पर गैस के 1 मोल को, या फिर उसका मोल कहने का मतलब हो गया कि वो गैस कितना द्रव्यमान में लेंगे आप, 1 मोल में। 1 मोल द्रव्यमान को डेल क्यू उष्मा देने पर उसका ताप कितना हो जाता है, डेल टी हो जाता है। यदि हम स्थिर आयतन पर गैस के 1 मोल द्रव्यमान को डेल क्यू उष्मा दे रहे हैं तो उसका ताप कितना होगा, डेल टी होगा। इसलिए ये आ जाएगा डेल क्यू इज इक्वल टू एन इंटू सी वी इंटू डेल टी। यहाँ पर सी वी लिए क्योंकि ये आयतन स्थिर है। अब n इज इक्वल टू हम लेंगे 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने गैस का कितना मोल कहा, 1 मोल कहा था, इसलिए n इज इक्वल टू 1 होगा। तो डेल q इज इक्वल टू होगा सी वी इंटू डेल टी। ये होगा समीकरण 1। अब क्योंकि आयतन स्थिर है तो स्थिर आयतन पर कभी भी जब आयतन स्थिर हो उस समय गैसों के द्वारा यदि हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो जब हम गैस को गर्म करेंगे और उस गैस का आयतन यदि स्थिर है तो उसमें प्रसार नहीं होगा, और प्रसार नहीं होगा मतलब वो गैस क्या होगा, कोई भी बाह्य कार्य नहीं करेगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए हम लेते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। डेल Q होता है ऊष्मा की मात्रा, डेल W होता है किया गया कार्य, अब यहाँ पर हम देखते हैं डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो यहाँ पर डेल Q इज इक्वल टू डेल W क्या होगा, किया गया कार्य, ये हमेशा शून्य रहेगा अगर आयतन स्थिर है। फिर आ गया डेल U, तो डेल Q बराबर होगा किसके, डेल U के बराबर होगा। डेल Q डेल U के बराबर होगा। अतः हम निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने डेल Q का मान निकाला था CV इंटू डेल T। तो समीकरण में 1 में जो हमने डेल Q का मान निकाला था उस मान को यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा CV इंटू डेल T इज इक्वल टू डेल U। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब ये तो हो गया स्थिर आयतन के लिए। अब हम लेते हैं स्थिर दाब के लिए। स्थिर दाब पर गैस के 1 मोल, स्थिर दाब पर गैस के 1 मोल द्रव्यमान को डेल Q उष्मा देने पर, अब यहाँ पर हम दाब को स्थिर रखते हैं और दाब को स्थिर रखने पर गैस का जो 1 मोल द्रव्यमान है उसको यदि हम डेल Q उष्मा दे रहे हैं, डेल Q उष्मा देने पर, तो जब हम उसको डेल Q उष्मा देंगे तो वहाँ पर उसका ताप कितना हो जाएगा, डेल T हो जाता है। तो ये होगा डेल Q इज इक्वल टू N इंटू सी पी इंटू डेल टी। अब यहाँ पर क्योंकि दाब स्थिर है इसलिए हम कांस्टेंट प्रेशर CP लेते हैं यहाँ पे। डेल Q इज इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू डेल T, और इसको हम दे देते हैं समीकरण 3।
दाब स्थिर है, दाब स्थिर है, लेकिन दाब स्थिर है फिर भी इसका आयतन क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसलिए जब हम गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन में प्रसार होगा। तो किया गया जो कार्य है डेल डब्ल्यू, यहाँ पर दाब तो स्थिर है लेकिन इसके आयतन में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो डेल डब्ल्यू का मान कितना होगा, P इंटू डेल वी होगा। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। ये होता है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। अब यहाँ पे हम डेल Q इज इक्वल टू डेल W का मान हम रखेंगे P डेल V प्लस डेल U। ये हो गया। अब सबसे पहले समीकरण 3 से जो हमने निकाला था, समीकरण 3 से यहाँ पर डेल Q का मान रखते हैं। समीकरण 3 से डेल Q का मान रखने पर, तो यहाँ पर डेल Q का मान क्या हो जाएगा, C P इंटू डेल T इज इक्वल टू P डेल V प्लस डेल U। ये हो गया समीकरण 3 से हमने डेल Q को समीकरण 3 से निकाला था, Cp इंटू डेल T, उस मान को यहाँ पर रख दिया, इज इक्वल टू P इंटू डेल V प्लस डेल U। ये हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 से डेल U बराबर हमने फाइंड आउट किया था CV इंटू डेल T। ये हमने निकाला था डेल U का मान कहाँ से, समीकरण 2 से। इस समीकरण में जो डेल U का वैल्यू है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो आ जाएगा CP इंटू डेल T इज इक्वल टू P इंटू डेल V प्लस CV इंटू डेल T। अब इसी समीकरण को आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cp इंटू डेल टी जो है, Cp इंटू डेल टी इज इक्वल टू P डेल V प्लस CV इंटू डेल टी। ये है। अब यहाँ पर जो CV इंटू डेल टी है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ प्लस है, यहाँ आकर हो जाएगा वो माइनस। तो Cp इंटू डेल टी माइनस CV इंटू डेल टी इज इक्वल टू P डेल V। ये हो गया। Cp इंटू डेल टी माइनस CV, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम उसको पक्षांतर किए तो ये प्लस का जो वैल्यू था वो इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ दोनों में देखते हैं डेल टी कॉमन है, तो हम यहाँ ले लेते हैं Cp माइनस CV इंटू डेल टी इज इक्वल टू P डेल V। ये हो गया। अब हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से PV इज इक्वल टू कितना होता है, RT होता है। PV इज इक्वल टू हो जाएगा RT। तो यहाँ पर यदि दाब स्थिर है और दाब स्थिर और आयतन में यदि प्रसार होता है तो R तो कांस्टेंट है, तो आयतन के साथ साथ ताप में भी क्या होगा, प्रसार होगा। तो P इंटू डेल V यदि वैल्यू है तो उसका मान होगा R इंटू डेल T। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Cp माइनस CV डेल T इज इक्वल टू R इंटू डेल T। डेल T से डेल T कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा Cp माइनस CV इक्वल टू R, और यही होता है मेयर का समीकरण। ये हो गया। अभी हम जो मेयर का सूत्र था उसमें कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम था। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम पानी हम
हम पानी कितना लेते हैं 10 ग्राम। इस 10 ग्राम पानी का ताप है, देखो जब हम इस 10 ग्राम पानी को लिए उस समय इसका टेम्परेचर था 20 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, जब हम इसे 10 ग्राम पानी लिए उस समय इसका टेम्परेचर कितना था 20 अंश सेंटीग्रेड। अब इसका ताप को 20 अंश सेंटीग्रेड से बढ़ाना है कितना 30 अंश सेंटीग्रेड तक। पहले इस पानी का तापमान है 20 अंश सेंटीग्रेड से हमको इसको बढ़ाना है 50 अंश सेंटीग्रेड तक। पहले इस 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर पहले था 20 अंश सेंटीग्रेड, अब इसका टेम्परेचर हमको करना है कितना 50 अंश सेंटीग्रेड। तो जब हम 20 अंश सेंटीग्रेड से उसको बढ़ाएंगे 50 अंश सेंटीग्रेड में, तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर इसका ताप हमको बढ़ाना है तो ताप बढ़ाएंगे। ताप देने का मतलब क्या होगा, हम उसको क्या दे रहे हैं ऊष्मा दे रहे हैं। तो पानी 10 ग्राम है तो इसकी प्रकृति जो इसकी विशिष्ट ऊष्मा S कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हम दे रहे हैं पानी तो 1 कैलोरी इसकी क्या होगी विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 कैलोरी S का मान। इस समय अगर हमको विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करना है, विशिष्ट ऊष्मा हो जाता है डेल Q इज इक्वल टू होगा M इंटू S इंटू डेल T। ये होता है M इंटू S इंटू डेल T। हमको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, मतलब डेल Q का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर M कितना है 10 ग्राम, S 1 कैलोरी और डेल T। अब यहाँ पर देखते हैं डेल T का मान, मतलब ताप में कितना अंतर है। पहले कितना था ताप 20 अंश सेंटीग्रेड, अब कितना होगा 50। तो 50 में हम यदि 20 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 अंश सेंटीग्रेड, ये होगा टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम रख देंगे 30 अंश सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर डेल Q का वैल्यू आ जाएगा 30 और 10 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 300 अंश सेंटीग्रेड। तो हमको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी 300 अंश सेंटीग्रेड ऊष्मा की आवश्यकता होती है। या फिर बोल सकते हैं ऊष्मा जो है उसको हम कैलोरी में लेंगे तो डेल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 कैलोरी। इतनी ऊष्मा हमको लगेगा ताप को 30 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो पहले ऊष्मा अगर हम यहाँ पर 50 अंश सेंटीग्रेड की जगह 60 अंश या 70 अंश सेंटीग्रेड भी रहता तो हम जो हमारा जितना टेम्परेचर हमको बढ़ाना है उसमें हम प्रारंभिक टेम्परेचर को क्या कर देते घटा देते, जिससे हमारा अंतर आता टेम्परेचर में और हम डेल Q की गणना यहाँ पर कर सकते थे। अब हम आगे देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस का आयतन प्रसार गुणांक व दाब प्रसार गुणांक बराबर होता है। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि जो आदर्श गैस हम यहाँ पर ले रहे हैं उसका आयतन प्रसार गुणांक और उसका दाब प्रसार गुणांक दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना 0 अंश सेंटीग्रेड पर यदि ताप कितना हो 0 अंश सेंटीग्रेड हो उस समय गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन
V0 तथा दाब P0 होता है। क्या हो गया यहाँ पे कि यदि हम 0 सेंटीग्रेड पर गैस लेते हैं, गैस का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, तो उस समय उसके निश्चित द्रव्यमान का आयतन V0 होगा और उसका दाब कितना हो जाएगा, P0 होता है। तो सबसे पहले हम दाब को नियत रखेंगे, दाब को नियत करेंगे और सेकंड करेंगे आयतन को नियत। यहाँ पर हमको दो कंडीशन के लिए निकालेंगे, या तो हम पहले हम दाब को नियत रखकर और दूसरे कंडीशन में हम आयतन को नियत रखेंगे। तो पहले उसका दाब कितना था, ताप था 0 सेंटीग्रेड, उस समय गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन V0 और उसका दाब था P0। अब यदि हम दाब को नियत रखें और दूसरे कंडीशन में आयतन को नियत रखते हैं, तो इस समय हमको ताप निकालना है कितना, T सेंटीग्रेड करना है। ताप को बढ़ाना है 0 सेंटीग्रेड से कितना, T सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले माना यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले 0 सेंटीग्रेड। माना 0 सेंटीग्रेड पर दाब P0 नियत है। हम क्या मान लेते हैं कि जो 0 सेंटीग्रेड हमारा जो टेम्परेचर है, उस समय दाब कितना है, P0, जो कि एक कांस्टेंट दाब है, नियत दाब है। अब यदि हमको इसके ताप को 0 सेंटीग्रेड से कितना बढ़ाना है, T सेंटीग्रेड करना है। यदि हमको जो ताप पहले 0 सेंटीग्रेड था, उस ताप को यदि हमको T सेंटीग्रेड की करना है, तो यहाँ पर इसका आयतन कितना हो जाएगा, V होगा। तो इसका आयतन V होगा, इसलिए हम निकाल लेंगे V इज इक्वल टू, इसका दाब हम ले रहे हैं तो इसका दाब हो जाएगा P। ये हम लेंगे, तो हम क्या लेंगे, इसका दाब क्या होगा, P होगा। तो इस समय दाब P इक्वल टू होता है P0 1 प्लस गामा T। ये होगा अंतिम दाब जो T सेंटीग्रेड पे है, और ये है हमारा प्रारंभिक दाब जो नियत है किस पर, 0 सेंटीग्रेड पर। तो P इक्वल टू P0 1 प्लस गामा T। तो यहाँ पर हम निकाले P इक्वल टू P0 1 प्लस गामा T। तो यहाँ पर गामा बराबर है बीटा के। गामा होता है आयतन प्रसार गुणांक और बीटा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो जब गामा है आयतन प्रसार गुणांक, वो बराबर किसके है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के। इसलिए हम P इज इक्वल टू ले लेंगे P0 1 प्लस बीटा T, और इसको दे देंगे समीकरण 1। अब यदि माना दाब को नियत रखते हैं, दाब को नियत रखकर 0 सेंटीग्रेड पर आयतन कितना है, V0 है। अब यहाँ पर दाब को नियत रख के हम आयतन को 0 सेंटीग्रेड पर मानते हैं, V0 है। तो इस समय क्या हो जाएगा, T सेंटीग्रेड पर आयतन होगा V। यहाँ पर दाब, पहले दाब को हमने कांस्टेंट कर दिया। जब दाब कांस्टेंट है और ताप कितना है 0 सेंटीग्रेड, उस पर आयतन था V0। अब यदि हम उसका T सेंटीग्रेड लेते हैं, तो T सेंटीग्रेड पर उसका आयतन कितना हो जाएगा, V होगा। तो इस समय हम निकालेंगे V इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा T, और इसको हम दे देंगे समीकरण 2। P इज इक्वल टू P0 1 प्लस बीटा T, ये हो गया समीकरण 1, और V इज इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा T, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम लेते हैं P V0 बराबर है P0 V के। मतलब एक पहले हम क्या किए, यहाँ पर दाब
दाब P है और आयतन कितना है V0 है, और यहाँ तब दाब P0 है तो आयतन कितना है V है। अब यहाँ पर P का मान रखते हैं समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा P0 1 प्लस बीटा T इंटू V0 इज इक्वल टू P0, और यहाँ पर V का वैल्यू हो जाएगा V0 1 प्लस अल्फा T। ये हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर P0 और V0 है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P0 V0 1 प्लस बीटा T इज इक्वल टू P0 V0 1 प्लस अल्फा T। ये हो गया। तो यहाँ पर P0 V0 से P0 V0 कट गया तो आ गया 1 प्लस बीटा T इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T। ये 1 से 1 भी कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा बीटा T इज इक्वल टू अल्फा T, देन बीटा इक्वल है किसके, अल्फा के। मतलब रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर। अब हम देखते हैं अगला, ताप परिवर्तन पर घनत्व का प्रभाव। यदि किसी वस्तु का ताप में परिवर्तन होता है, चाहे वो गैसीय पदार्थ हो या वो द्रव पदार्थ हो, तो जैसे उसके ताप में परिवर्तन होगा तो ताप के साथ साथ उसके घनत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम ये लेते हैं कि माना कि 0 अंश सेंटीग्रेड पर, कब, जब टेम्परेचर क्या हो 0 अंश सेंटीग्रेड पर किसी वस्तु का देखो ताप है 0 अंश सेंटीग्रेड, उस पर हम किसी वस्तु का आयतन लेते हैं V0। आयतन कितना है उसका V0, व T अंश सेंटीग्रेड पर आयतन हो जाएगा V। यहाँ पर 0 अंश सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 0 था उस समय उसका आयतन भी 0 होगा, और यदि हम टेम्परेचर को 1 अंश 2 अंश या 5 अंश बढ़ाते हैं, मतलब कुछ भी उसमें परिवर्तन करते हैं, तो उसका आयतन भी उस टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा, परिवर्तित होगा। अब यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान, हम ये मानते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है कैपिटल M, ये भी नियत है। वस्तु का द्रव्यमान यदि नियत है तो इसका घनत्व D बराबर क्या होगा, कैपिटल M अपॉन V। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व D बराबर हो जाएगा M अपॉन V होगा। अब यदि हम ये लें कि 0 अंश सेंटीग्रेड पर घनत्व रो इंटू 0 है। घनत्व को D नॉर्मल लेते हैं हम, घनत्व कोई भी ठोस वस्तु है तो हम घनत्व D लेंगे, लेकिन यदि वो वस्तु क्या है, गैस हो या द्रव हो, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, रो होता है। तो 0 अंश सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या होगा, रो 0 होगा, और T अंश सेंटीग्रेड पर घनत्व हो जाएगा रो। 0 अंश सेंटीग्रेड पर रो 0 और T अंश सेंटीग्रेड पर क्या हो गया, रो। तो वस्तु का द्रव्यमान M इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर 0 अंश सेंटीग्रेड पर रो 0 है तो आयतन V0 इंटू रो 0 इज इक्वल टू V इंटू रो। 0 अंश सेंटीग्रेड पर आयतन V0 था और 0 अंश सेंटीग्रेड पर घनत्व कितना है, रो 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई द्रव्यमान के बराबर होगा।
वैसे ही T अनसेंटीग्रेड पर आयतन V था और T अनसेंटीग्रेड पर घनत्व कितना है, रो है। तो ये दोनों बराबर होंगे किसके, वस्तु के द्रव्यमान के। अतः जब यहाँ पर V0 इंटू रो जीरो इज इक्वल है V इंटू रो के। अब यहाँ पर यदि रो अपॉन रो जीरो होता है, देखिए रो है, रो के बटे में यदि रो जीरो जाते हैं तो V0 अपॉन क्या हो जाएगा, V होगा। यदि रो अपॉन रो जीरो होता है तो V0 अपॉन क्या होगा, V होगा। अब यहाँ पर हम V का मान रखते हैं, V बराबर हम जानते हैं V0 1 प्लस क्या हो जाएगा, गामा टी। V इक्वल टू क्या होगा, V का वैल्यू, V मतलब आयतन V इक्वल टू होगा प्रारंभिक आयतन V0 प्लस 1 प्लस आयतन प्रसार गुणांक, तो 1 प्लस गामा टी। इस V के मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा रो अपॉन रो जीरो इज इक्वल टू V0 अपॉन V0 1 प्लस गामा टी। V0 से V0 कैंसिल हो गया तो रो अपॉन रो जीरो इज इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन 1 प्लस गामा टी। रो जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस गामा टी है। अब ये 1 प्लस गामा टी ये बटे में है, यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि देखो इसका घात कुछ नहीं है, मतलब हम घात क्या मान के चलेंगे, एक। जब किसी वस्तु का घात जीरो या वहाँ पर घात हमको शो नहीं करता तो उस घात को हमेशा क्या मान के चलते हैं, हम 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पर रो अपॉन रो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस गामा टी माइनस 1। क्यों, क्योंकि पहले वो बटे में था, जब हम उसको हर से अंश में ले गए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हम घात माइनस होगा। अब रो अपॉन रो जीरो इज इक्वल टू होगा 1 माइनस गामा टी। अब ये जो -1 था इसको हम लिख लिए 1 माइनस गामा टी, माइनस का अंदर गुणा हो गया तो ये हो गया 1 माइनस गामा टी। अब इस रो जीरो का मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो रो इक्वल टू आ जाएगा रो जीरो 1 माइनस गामा टी, और ये होता है ताप परिवर्तन के साथ घनत्व में परिवर्तन। ताप क्या था, पहले 0 सेंटीग्रेड था, वो बढ़कर कितना हुआ था, T सेंटीग्रेड, मतलब उसमें परिवर्तन आया था। तो उसके साथ साथ घनत्व पहले रो था जो कि परिवर्तित होकर कितना हो गया था, रो जीरो 1 माइनस गामा टी। तो आज हम देखें ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन और जो रिलेशन था अल्फा बीटा में, या रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में। इसके साथ ये पाठ समाप्त। धन्यवाद।